नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला 10 कदम, जहां हम प्रतिदिन 10 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं। वहां उसी श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं 10 प्रश्नों की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। तो उसमें आइए देखते हैं आज की प्रश्नों का लेवल क्या है, और आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते जाइएगा। लास्ट में अपना स्कोर चेक करिएगा कि आपने कितने सही किए। तो ये संपूर्ण अध्ययन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये संपूर्ण अध्ययन जो है PYQ पर आधारित है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको आप करिए और अपनी तैयारी को और ही अगले स्तर पर, उच्च स्तर पर पहुंचाइए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यानी कि वो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के बारे में पूछ रहा है कि 1793 में बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी उसको किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, या फिर ऑप्शन डी है जॉन एडम। तो 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये रैयतवाड़ी प्रयोग से संबंधित प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी भू राजस्व से संबंधित, उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है हेनरी दुंडास, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी है डेविड रिकार्डो, या फिर ऑप्शन डी है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे देते जाइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर रीड। तो अलेक्जेंडर रीड ने भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किया था। इसके बारे में अगर हम अधिक जानकारी दें तो ये इसके जन्मदाता मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। इन्होंने 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल ज़िले में पहली बार लागू किया था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश भूभाग था भारत में, उसका लगभग 51% हिस्सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। और इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना जाता था, और यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई, और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई थी, यानी कि लगभग 33% टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो इसका जवाब आपको पता चल गया होगा कि कैप्टन रीड, अलेक्जेंडर रीड व कैप्टन मुनरो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं, इसको लागू करने वाले माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया गया था। तो आपको बताना है कि कारखाना अधिनियम जो 1891 में आया था, उसके लागू होने के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसका कारण क्या था। विकल्प ए कह रहा है कि भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत में उद्योगों पर अधिकाधिक शासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है कि अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। ऑप्शन डी कह रहा है कि ताकि भारतीय उद्योगों पर अधिकाधिक राजनीतिक नियंत्रण किया जा सके। तो आपको बताना है कि 1891 में जो कारखाना अधिनियम लाया गया था, उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी कि अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1891 में कारखाना अधिनियम लाया गया था। अंग्रेज कभी भी कोई भी नीति लाते थे तो उसके पीछे वो भारतीयों को भारतीयों को सुविधा देने के लिए नहीं, भारतीयों की अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए लाते थे। तो इसी प्रकार 1891 में जो कारखाना अधिनियम लाए उसके पीछे उन्हीं का फ़ायदा था। वो अंग्रेज उत्पादकों को समान अवसर देना चाहते थे ताकि वो भारतीयों से कम्पीट कर सकें और सस्ते दाम पर यहाँ से व्यापार कर सकें और जाके अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसलिए उन्होंने 1891 में कारखाना अधिनियम लाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के कार्यकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त था उसके संदर्भ में आपको नीचे चार कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी। स्थायी बंदोबस्त के तहत पारंपरिक जमींदार जो थे उन्होंने अपनी भूमि खो दी। दूसरा कथन है कि जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने का कारण यह था कि रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी। तीसरा कथन कह रहा है कि कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया था। चौथा है कि कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया था। तो आपको इनमें से सही कथन चुनना है स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में। विकल्प हैं केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 4 सही है, विकल्प सी केवल 2 और 3 सही है, या फिर विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि ये चारों ही कथन सही हैं। स्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था उसके संदर्भ में ये चारों कथन जो दिए गए हैं वो सही हैं, यानी कि पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी थी, इसके परिणाम स्वरूप, और जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने का कारण यह था कि रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी, इसलिए उनकी जो राजस्व अदा न कर इसीलिए वो राजस्व अदा नहीं कर पाते थे। और कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावी हो गया था, यानी एक कृषकों में एक नया समूह तैयार हो गया था जोतदार नाम से। और कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया था। इस प्रकार ये चारों ही विकल्प सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि धन निर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है कि उनसे धन के निर्गमन के मुद्दे पर किस समिति या आयोग ने प्रश्न किया था। ऑप्शन ए है मेस्टन समिति, ऑप्शन बी है लेटन समिति, ऑप्शन सी है दत्ता समिति, ऑप्शन डी है वेल्वी समिति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है अगर डीप में जाके पूछता है, क्योंकि धन के निर्गमन से संबंधित सिद्धांत वो कई बार पूछ चुका है, तब वो उसके अंदर घुसने की कोशिश अगर करेगा तो कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। और उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि धर्म के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से किस समिति ने प्रश्न किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी वेल्बी समिति ने। तो वेल्बी समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पूछा जा रहा है, एक शब्द दिया है कैलिको, पूछ रहा है कि कैलिको किससे संबंधित है। विकल्प है ऑप्शन ए फसल की एक किस्म है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ये राजस्व अधिकारी होता था, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत से यूरोप को निर्यात किया जाने वाला जो कपड़ा था वो कैलिको था, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि भारतीय नील को कैलिको को बोला जाता था। तो आपको बताना है कि कैलिको किस संदर्भ में यूज होता था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भारत से यूरोप को निर्यात किया जाने वाला कपड़ा कैलिको कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से था। तो सूर्यास्त का नियम निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था। नीचे 4
कथन दिए गए हैं कि इस्तमरारी व्यवस्था से था, या महालवाड़ी व्यवस्था से था, या रैयतवाड़ी व्यवस्था से था, या महालवाड़ी और इस्मतराई, इन दोनों व्यवस्थाओं से था। नीचे कूट में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही हैं, या फिर केवल 4 सही है। आपको बताना है कि किससे संबंधित था। तो सूर्यास्त का जो नियम था वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पे केवल 1 ही सही होगा, बाकी की तीनों कथन गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा केवल 1 सही, यानी कि ऑप्शन ए केवल 1 सही। तो सूर्यास्त का नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में एक सूर्यास्त का नियम होता था, यानी कि जो भी जमींदार था वो अगर सूर्यास्त से पहले निश्चित एक तिथि तय की जाती थी कि इस तारीख तक आपको राजस्व लाके जमा कर देना है कोष में। लेकिन अगर उस तिथि के, जैसे आज 13 तारीख को ये तिथि निश्चित की गई है कि 13 तारीख तक आपको जमा करना है, और 13 तारीख को शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके पहले तक नहीं किया गया तो फिर सज़ा का प्रावधान होता था। और बहुत सारे इसमें कठोर नियम थे, जिसकी वजह से यह काफ़ी विवादित रहता था। तो इसी को सूर्यास्त नियम कहते थे, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले तक जो आपने वादा किया है वो निभाइए, यानी कि कर अदायगी का। तो ये सूर्यास्त नियम स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, जो कि इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया। तो फैक्ट्री एक्ट 1891 और फैक्ट्री एक्ट 1881 को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया, ये पूछा गया है। ए है इस्पात उद्योग, बी है वस्त्र उद्योग, सी है चाय एवं कॉफ़ी के बागान उद्योग, या फिर डी है चमड़ा उद्योग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चाय तथा कॉफ़ी के बागान उद्योग। यानी कि फैक्ट्री अधिनियम 1881 और 1891, इसमें बहुत सारे नियम तय किए गए थे कि काम के घंटे कैसे होंगे और मज़दूरों से ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा, उनका शोषण नहीं होगा, ये सब इसमें प्रावधान थे। और उसको इन्होंने चाय तथा कॉफ़ी के बागान उद्योग में लागू नहीं किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग थे अंग्रेज। इन्होंने देखा कि हमें चाय तथा कॉफ़ी के बागान में ज़्यादा श्रम की आवश्यकता है, वहाँ पे बच्चों की, महिलाओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खेती उस प्रकार की होती है, वहाँ श्रम भी ज़्यादा लगता है। तो उन्होंने इन कानूनों को उस क्षेत्र में लागू नहीं किया, ताकि इनको वहाँ से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय तथा कॉफ़ी के बागान उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी काल में, यानी कि औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। तो नीचे आपको 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से कारण थे। फिर नीचे आपको कूट में विकल्प दिए गए हैं। पहले कथन देखिए, एक कह रहा है कि उच्च भू राजस्व, ये बिल्कुल रहा होगा। कथन 2 कह रहा है कि नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति। कथन 3 कह रहा है कृषि का वाणिज्यीकरण। कथन 4 कह रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण। नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं, ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 3, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो आपको इन विकल्पों से पढ़ने के बाद ये पता चल रहा होगा कि सारे विकल्प पॉजिटिव लग रहे हैं। तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो भारतीय कृषकों के पतन का प्रमुख कारण उच्च भू राजस्व तो था ही, नई कानून प्रणाली तथा कानून राजस्व नीति भी थी, क्योंकि नीतियाँ अक्सर किसानों को प्रभावित करती थीं। कृषि का वाणिज्यीकरण तो था ही, वाणिज्यिकरण की तरफ ध्यान दिया गया, ताकि जिससे किसानों की जो खाद्यान्न फसलें थी वो कम हुई और वो
भुखमरी के शिकार हुए। और चौथे नंबर पे जो कह रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये भी इसका एक कारण था। तो इस प्रकार चारों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकार के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। तो दस्तकार और जो शिल्पकार थे उनका पतन हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान। तो उसकी पतन का कारण पूछा गया है कि आखिर कारण क्या था। नीचे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित सस्ती वस्तुएं। कथन 2 कह रहा है कि ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क। या फिर कथन 3 कह रहा है कि भारतीय शासकों पर ब्रिटिश कंपनी का शासन। या फिर 4 कह रहा है कि भारत में रेलवे का विकास। तो कूट में आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन का प्रमुख कारण जो है वो भी चारों विकल्पों को देख के लग रहा है कि चारों ही पॉजिटिव हैं, चारों सही हो सकते हैं। तो इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित सस्ती वस्तुओं के कारण भी शिल्पकार प्रभावित हुए, क्योंकि उनकी वस्तुओं की डिमांड घट गई। ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क के कारण भारतीय वस्तुएं महंगी हो गईं, इसलिए उनकी स्थिति खराब हुई। अब भारतीय शासकों पर ब्रिटिश कंपनी का शासन, ये भी सही है, क्योंकि अगर आप परतंत्र होते हैं तो आपका हर चीज़ प्रभावित होता है, उसमें आपका उद्योग धंधा और आपका शिल्प भी शामिल होता है। चौथा कथन है कि भारत में रेलवे का विकास। तो रेलवे का विकास भी भारतीय कृषकों की दयनीय दशा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रकार चारों विकल्प सही हो जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो वैसे 10 प्रश्न तो आज के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये आप पिछले 2 वीडियोस से हमें लगातार ये मैसेज प्राप्त हो रहे हैं आप लोगों के कि इस श्रृंखला में प्रश्नों की जो नंबर है उनको बढ़ाया जाए, यानी कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ। तो अगर आप लोगों की इच्छा ऐसी है तो मैं इसमें थोड़े क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ आज से। आप इसका फीडबैक आगे दीजिएगा कि सही है कि नहीं, बाकी फिर आपकी इच्छा पर ही निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण के संदर्भ में प्रश्न है कि एकीकरण के पीछे का कारण क्या था, या किन कारकों का योगदान था। विकल्प कथन 1 है रेलवे, 2 है सेना, 3 तार और 4 है डाक व्यवस्था। आपको इन चारों में से बताना है कि किन कारकों का योगदान था भारत के एकीकरण में। विकल्प है 1, 2, 3, बी है 2, 3, 4, सी है 1 और 2, या फिर डी है 1, 3 और 4। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण के पीछे 3 कारक मुख्यतः जिम्मेदार थे। पहला है रेलवे, दूसरा है तार, तीसरा है डाक व्यवस्था। इन तीनों के विकास ने भारत में एकीकरण के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे भारत का गांव आपस में जुड़ गया, गांव शहर के बीच दूरी कम हुई और लोग आपस में जुड़ गए। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित कोषों में से कौन से होम चार्जेस का निर्माण करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि होम चार्जेस के अंतर्गत क्या क्या आता है। कथन 1 है ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान। कथन 2 है विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। कथन 3 है ब्रिटिश अफसरों को पेंशन और अवकाश का भुगतान। इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से विकल्प ऑप्शंस होम चार्जेस के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो होम चार्जेस के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ आते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को जो लाभांश भुगतान दिया जाता है, विदेशी पूंजी निवेश पर जो ब्याज दिया जाता है, और ब्रिटिश अफसरों को पेंशन और अवकाश का जो भुगतान किया जाता था, वो सब होम चार्जेस के अंतर्गत आता था।
जिस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, एक कथन दिया है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? यानी कि राजा जनता के लिए हैं, जनता राजा के लिए नहीं, यह कथन किसका था? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आर.सी. दत्ता, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ये विचार दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। इसलिए राजा अपने आप को बहुत ही महान न समझें, वो तभी हैं जब जनता हैं, जनता के होने से उनका अस्तित्व है, ना कि जनता का उनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो जैसा कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ पर हमने कथन पर विचार किया, उसी से संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में 4 कथन आपको नीचे दिए गए हैं। एक कथन उसमें से गलत है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, और इसमें असत्य पूछा गया है, इसलिए आप टारगेट रखें कि आपको गलत ही बताना है। तो कथन एक कह रहा है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। कथन बी कह रहा है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। कथन सी कह रहा है कि उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राफ्त गुफ्तार को आरंभ किया था। कथन डी कह रहा है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन चारों कथनों में से कोई एक गलत है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में, वो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो ये सही कथन है। कथन बी जो कह रहा है कि 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, उन्हें ये भी सही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किए जाने वाले पहले भारतीय थे। कथन सी जो कह रहा है कि उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राफ्त गुफ्तार को आरंभ किया था, ये भी सही है। ये भी याद रखिएगा कि राफ्त गुफ्तार उन्हीं की एक पत्रिका थी। कथन 4 जो कह रहा है डी में, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, तो ये गलत है। 4 बार नहीं बल्कि उन्होंने 3 बार की थी, तो कथन डी ही गलत है। इस प्रकार हमारा विकल्प हो जाएगा कथन डी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? आपसे एक पुस्तक का नाम दिया गया है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑप्शन ए है बी आर नंदा, ऑप्शन बी है एस गोपाल, ऑप्शन सी है पार्थ सारथी गुप्ता, या फिर ऑप्शन डी है विपिन चंद्रा। तो दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक हैं ऑप्शन डी विपिन चंद्रा। साथ ही एक क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, इसका होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाजनपद नहीं है? आपको बताना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 महाजनपद हैं लेकिन एक महाजनपद नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद नहीं है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी पुहार। तो ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।